बच्चों, अब हम तीसरे खंड में आपको ईंधन खनिज के बारे में बताएंगे। यानी खनिज का 3 वर्गीकरण हमने किया था। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और तीसरा जो है ईंधन खनिज है। यानी वे खनिज जिनसे हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, इसको हम ऊर्जा खनिज भी कह सकते हैं। तो इन ऊर्जा खनिजों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। ऊर्जा के परंपरागत साधन, दूसरा है ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन। परंपरागत साधन का मतलब क्या है कि ऊर्जा के लिए हम कुछ खनिजों का प्रयोग बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं। तो पहले ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिन खनिजों का प्रयोग हम बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं, उसको हम परंपरागत साधन कहते हैं ऊर्जा के। और दूसरा आपका है ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन। यानी इसके महत्व को देखते हुए इसको और अधिक आगे भविष्य में इसकी पूर्ति बनाए रखने के लिए हम ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों का भी प्रयोग कर रहे हैं और उसके विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। ऐसी स्थिति में ऐसे जो कुछ गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं जिनका हम उपयोग बड़े आसानी से कर सकते हैं और इनकी उपलब्धता जहाँ है, ये इनका अगर उपयोग किया जाए तो किसी भी देश में ऊर्जा की कमी ही नहीं रह पाएगी। तो हम एक करके आपको बता रहे हैं परंपरागत ऊर्जा के साधन, यानी ऊर्जा के लिए जिन साधनों का हम उपयोग पहले से करते चले आ रहे हैं उनको हम परंपरागत साधन कहते हैं। जिसमें आपका पहला कोयला। आप जानते हैं कि कोयला का ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है और यह भी जानते हैं कि यह अनवीकरणीय संसाधन है। यानी अगर इसका इस्तेमाल एक बार कर लिया गया तो फिर उसका दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसी को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे अगर कोयला जला लिए, कोयले से एक बार आग की प्राप्ति हो गई, ऊर्जा की प्राप्ति हो गई, तो उस कोयले के ढेर से राख से फिर दोबारा ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते। यानी यह एक बार उपयोग करने के बाद नष्ट हो जाते हैं, इनकी उपयोगिता नष्ट हो जाती है। तो कोयला जो है यह संयोग से हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला जीवाश्मी ईंधन है। यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश की व्यावसायिक ऊर्जा खपत में कोयले का योगदान 67% है, 67% है। कोयला प्राप्त की जो ऊर्जा शक्ति होती है यह बहुत ज़्यादा होती है। यह खनिज तेल से प्राप्त की गई ऊर्जा से दोगुनी शक्ति इसमें होती है और प्राकृतिक गैस से 5 गुनी शक्ति इसमें ज़्यादा होती है और जल विद्युत से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसकी तुलना में इसकी शक्ति 8 गुना ज़्यादा होती है। कहने का मतलब है कि इससे ऊर्जा बहुत बड़े पैमाने पर प्राप्त किया जाता है और इसमें दहन शक्ति ज़्यादा होती है। आपने देखा कि प्राकृतिक गैस, आपका जल ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा, इन सबकी तुलना में इससे ज़्यादा हम दहन शक्ति प्राप्त करते हैं। तो यह जो है इसकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इसको काला सोना भी कहा जाता है। सोना जानते हो उपयोगी धातु है, तो यह भी ऊर्जा के क्षेत्र में इसकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता है, इसीलिए इसको काला सोना कहा जाता है। अब इसके प्रकार पर आइए। कोयला आप जानते हैं कौसादी चट्टानों में पाया जाता है। जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ थी वह करोड़ों वर्ष को पहले जो है पृथ्वी के उथल पुथल के कारण से यह पृथ्वी के अंदर अवसादों के नीचे दब गई। इस पर ताप और दाब के प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप
यह जो वनस्पतियाँ थी यह कोयले में तब्दील हो गई। तो इस कोयले की तमाम क्वालिटियाँ हैं, जैसे ऊपर से लेकर जैसे जैसे यह क्रमशः नीचे की तरफ जाती है, यानी जिस वनस्पतियों पर जितना अधिक लेयर जमा हुआ है, जितनी मोटी अवसाद है, वह उतनी सर्वोत्तम मानी जाती है। तो भू सतह के सबसे ऊपरी लेयर पर जो कोयले की जो किस्म पाई जाती है उसको हम पीट कोयला कहते हैं। पीट कोयला हमने पहले बताया कि जो कोयला जितने गहराई पर होगा वह उतना उत्तम माना जाता है। तो पीट कोयला भूपृष्ठ के एकदम ऊपरी हिस्से में ही पाई जाती है, इसलिए अच्छा या कोयला नहीं माना जाता है। पहली चीज जलवाष्प, फिर कार्बन और जल की मात्रा के आधार पर कोयले का विभाजन किया गया है, और ऊपरी परत से लेकर के निचली परत के आधार पर भी कोयले का विभाजन, इसी की आधार पर हम एक एक करके आपको बताएंगे। जो पीट कोयला है यह दलदली भागों में नष्ट या अपक्षय होने वाले पेड़ पौधों से प्राप्त किया गया है। यह कोयला में दहन शक्ति कम होती है। दहन शक्ति जब कम होगी तो वह कोयला आर्थिक दृष्टि से उतने उपयोगी नहीं माने जाते हैं। तो पहला पीट कोयला हुआ, फिर उससे नीचे लिग्नाइट कोयला, फिर उससे नीचे बिटुमिनस कोयला होता है, और सबसे नीचे एंथ्रासाइट कोयला होता है। तो कहने का मतलब जो आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो है बिटुमिनस कोयला है। हालांकि सबसे सर्वोत्तम किस्म का अगर कोयला पूछा जाए तो एंथ्रासाइड है, लेकिन अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए, औद्योगिक दृष्टि से देखा जाए तो बिटुमिनस कोयले का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अब इस पीट कोयले की विशेषता जानिए क्या है। कार्बन की मात्रा इसमें कम होती है, नमी अधिक होती है, तथा ताप क्षमता कम होती है। हमने पहले बताया कि जो धरातल के सबसे ऊपरी लेयर में कोयला है वो पीट कोयला है। इसमें जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा होगी, नमी, कार्बन की मात्रा कम है, नमी ज़्यादा है, जलवाष्प भी है, तो धुआं देता है। जलने पर इसमें धुआं की मात्रा ज़्यादा रहती है। जैसे जैसे अच्छे किस्म के कोयले की तरफ जाएंगे, जलवाष्प की मात्रा कम हो जाएगी, नमी कम हो जाएगी, उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी, तो वो सबसे उत्तम किस्म का कोयला हो जाता है। फिर आपका लिग्नाइट कोयला दूसरा, यह निम्न कोटि का कोयला है, लेकिन फिर भी यह पीट कोयले से उत्तम किस्म का होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 45 से 50% तक होती है। यह मुलायम और नमीयुक्त स्थानों पर जो है पाई जाती है, और यह कोयला तमिलनाडु में ज़्यादा पाया जाता है। तमिलनाडु का देखिए, ये तमिलनाडु का ये यहाँ नेवली, ये जो हिस्सा आपका है, नेवली, यानी जो है ये लिग्नाइट जो है, लिग्नाइट कोयला तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बच्चों, फिर आपका है बिटुमिनस कोयला, ये अत्यधिक गहराई पर है। तो ताप, गहराई और अधिक ताप से प्रभावित जो कोयला होता है उसी को बिटुमिनस कोयला कहते हैं। जब अधिक गहराई में होगा तो ताप उस पर ज़्यादा होगा, और पृथ्वी के अंदर जितना ही होगा ताप का भी उस पर प्रभाव होगा। यह वाणिज्यिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उपयोग इसका किया जाता है। फिर आपका कार्बन की मात्रा इसमें 55 से 65% तक होती है। यह गोंडवाना काल की चट्टान में पाया जाता है। देखिए,
यह जलाने पर धुआं कम देता है। कहने का मतलब देखिए शब्द है गोंडवाना का। भारत में जितना कोयला पाया जाता है उसमें में से यह कोयला 2 क्षेत्रों में बटा हुआ है। एक जो है गोंडवाना काल की चट्टानों में जो 98% भारत में कोयले की उपलब्धता है वह गोंडवाना काल की चट्टानों में है। वहीं जो 2% शेष कोयला है यह टर्शियरी युग की चट्टानों में पाया जाता है। इसका जो क्षेत्र है देखिए जो गोंडवाना काल की जो चट्टानें हैं वह लगभग कर्क रेखा से नीचे ही है। यहाँ प्रागैतिहासिक भारत में या मध्यवर्ती भारत से लेकर के दक्षिणी भारत तक इस कोयले का विस्तार है। जो आपका क्या कहते हैं टर्शियरी कोयला क्षेत्र इसका विस्तार क्षेत्र यह है। ये टर्शियरी कोयला क्षेत्र है। ये पूरा इससे राजस्थान है आपका, गुजरात का भी क्षेत्र, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और ये पूर्वोत्तर के राज्य हैं, असम है, मेघालय है, मणिपुर है। इन राज्यों में भी जो है टर्शियरी काल का कोयला पाया जाता है, लेकिन वह संपूर्ण कोयले का मात्र 2% है। कहा जाए कि कोयला 2 क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता है। एक गोंडवाना काल की चट्टानों में यहाँ से 98% कोयला प्राप्त किया जाता है और इसके अंतर्गत राज्य आपके हैं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, ये पूरे आपके गोवा का क्षेत्र, ये सब महाराष्ट्र, ये सब जो है गोंडवाना काल की चट्टानों से यानी प्रायद्वीपीय भारत लगभग जो है इस क्षेत्र में आता है। अब आपका अगला आपका एंथ्रासाइट कोयला है। एंथ्रासाइट कोयला यह जो है सबसे उत्तम किस्म का कोयला माना जाता है। एंथ्रासाइट इसमें क्या है कि इसमें जलवाष्प बहुत कम होता है, 2 से 5% तक जलवाष्प, और जिसमें जलवाष्प जितना कम होगा वह कोयला सबसे उत्तम किस्म का माना जाता है। पीट कोयले में जलवाष्प बहुत ज़्यादा होता है और आपका जो एंथ्रासाइट कोयला इसमें मात्र 2 से 5% तक जलवाष्प पाया जाता है और इसमें आपका जो क्या कहते हैं कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसमें 80 से 95% जो है कार्बन की मात्रा, और कार्बन जितना ज़्यादा होगा दहन भी उतना ज़्यादा होगा। जलवाष्प और नमी जितने कम होगी वो धुआं उतना ही कम देगा। तो हम जो है कोयले का गुण भी हमने बताया। अब कोयला उत्पादक क्षेत्र में हमने आपको बताया गोंडवाना काल में 98% कोयला पाया जाता है गोंडवाना काल की चट्टानों से, और टर्शियरी युग की चट्टानों से जो है 2% कोयला प्राप्त किया जाता है। तो गोंडवाना काल की जो चट्टानें हैं उनमें 98% कोयले का उत्पादन होता है और 96% कोयला का संचित भंडार भी इन्हीं गोंडवाना काल की चट्टानों में ही है। यह 90,650 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत कोयले का क्षेत्र है। यह जितना भी कोयला है यह 4 नदी घाटियों में पाया जाता है। पहला आपका है दामोदर घाटी क्षेत्र। हम जो है आपको इन नदी घाटियों के क्षेत्रों का जिक्र कर रहे हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि इस नदी घाटी क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं। हम उसका जिक्र भी कर दे रहे हैं। तो पहला जो आपका है दामोदर घाटी क्षेत्र है। इसमें ये देखिए ये पहला ये हो गया आपका दामोदर घाटी क्षेत्र। इसमें देखिए बोकारो है, रानीगंज है, झरिया है, तमाम ऐसे उड़ीसा का क्षेत्र। तो पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य इस दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में आती है। यहाँ कोयला पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। फिर अब इसमें जैसे आपका झरिया है, बोकारो है, डाल्टनगंज है, ये सब कोयला उत्पादक क्षेत्र है। फिर पश्चिम बंगाल में है रानीगंज है, बर्धमान है, पुरुलिया है, ये कोयला उत्पादक क्षेत्र है। दूसरा है महानदी घाटी क्षेत्र। महानदी घाटी क्षेत्र देखिए महानदी उड़ीसा में प्रवाहित है।
ये जो भाग है ये भाग ये जो है महानदी घाटी क्षेत्र है। महानदी घाटी क्षेत्र, इसमें छत्तीसगढ़ का भाग, ये देखिए यहाँ छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा ये दोनों राज्य जो है आपके महानदी घाटी क्षेत्र में आते हैं। तीसरा आपका है सोन नदी घाटी क्षेत्र या सोन या उसकी सहायक नदी घाटी क्षेत्र। इसमें मध्य प्रदेश में इसका विस्तार है। सोन नदी घाटी क्षेत्र ये आपका रेंज है। ये है सोन नदी घाटी क्षेत्र, यानी मध्य प्रदेश में सोन नदी प्रवाहित होती है, तो उस नदी घाटी क्षेत्र में भी कोयला पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। जैसे उमरिया है, सुहागपुर, उमरिया, सुहागपुर, सिंगरौली, देखिए ये मध्य प्रदेश में है। फिर आपका चौथा गोदावरी वर्धा घाटी क्षेत्र, ये भाग चौथा, ये चौथा भाग है गोदावरी वर्धा घाटी क्षेत्र। यानी कहने का मतलब है कि दामोदर घाटी क्षेत्र पहला, दूसरा आपका है महानदी घाटी क्षेत्र, तीसरा सोन नदी घाटी क्षेत्र और चौथा हमने बताया कि यह गोदावरी वर्धा घाटी क्षेत्र है। गोदावरी वर्धा घाटी क्षेत्र, गोदावरी वर्धा देखिए चौथा है ये क्षेत्र। फिर आपका ये तीसरा क्षेत्र है, ये आपका दूसरा क्षेत्र है, ये आपका पहला। इनमें जो राज्य करते हैं वही कोयला उत्पादक क्षेत्र है। इसमें तमाम जो है कोयला उत्पादक क्षेत्र है जिसका जिक्र भी हम आपको बता रहे हैं। बच्चों, जो आपका हमने इस क्षेत्र का जिक्र किया कि उमरिया है, सुहागपुर है, सिंगरौली है, फिर गोदावरी में जो गोदावरी वर्धा घाटी क्षेत्र है, इसमें आपका है जो है चंद्रपुर, इसमें इस क्षेत्र में चंद्रपुर है, फिर बल्हारपुर, फिर जो है यवतमाल और नागपुर, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ यह इस प्रकार का जो है कोयला पाया जाता है। अब हमने टर्सरी काल की चट्टानों में आपका जम्मू कश्मीर है, राजस्थान का क्षेत्र है, हरियाणा का है, और ये असम है, मेघालय है, मणिपुर, त्रिपुरा, इन क्षेत्रों में, यानी यह क्षेत्र ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ऐसे इसको अगर जिक्र कर दिया जाए, ये जो है पूरा का पूरा जो है टर्सरी काल की चट्टानों, इधर जो है टर्सरी चट्टानें, जिसमें 2% कोयला प्राप्त होता है, और इस पूरे क्षेत्र से यहाँ से जो है 98% कोयला प्राप्त होता है। ये जो है कोयले का वितरण है पूरे देश में। अब हम आपको खनिज तेल एवं पेट्रोलियम के बारे में बताने चल रहे हैं। जैसा कि जानते हैं कि खनिज तेल कितना महत्वपूर्ण है। बिना खनिज तेल के ना तो हम कल कारखानों में ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं,
और परिवहन के साधन जो इन्हीं खनिज तेलों के आधार पर जो है चलते हैं, तो वे जीवों की बड़ी मात्रा में अवसादों के नीचे जमने से खनिज तेलों की प्राप्ति हुई है। आपका जो गैस है, जो प्राकृतिक गैस है, वह सबसे ऊपर पाया जाता है, उसके नीचे पेट्रोलियम पाया जाता है, फिर डीजल है, गैसोलीन है, मिट्टी का तेल है, मोबिल है, डामर है, जिसे सड़क बना, ये क्रमशः ऊंचाई से निचले स्तर तक पाए जाते हैं। तो जो सबसे हल्की होती है ऊपर आती है, जिसको हम प्राकृतिक गैस कहते हैं। फिर उसके नीचे पेट्रोलियम, ये भी जो है जो है ज्वलनशील होती है और हल्की होती है। फिर उसको नीचे डीजल है, मिट्टी के तेल हैं, फिर आपका तमाम जो है मशीनरी में जो है चिकनाहट प्रदान करने वाले मोबिल हैं, फिर तमाम इसके जो है गैसोलीन है, आपका मोम है, प्लास्टिक है, डामर है, ये सब इन्हीं जो है उससे प्राप्त किए जाते हैं। जहाँ तेल का शोधन किया जाता है, तेल का शोधन जहाँ किया जाता है वहाँ से डामर प्राप्त की जाती है, जिससे सड़क का निर्माण होता है। तो असम में सबसे ज़्यादा खनिज तेल के भंडार हैं। इसमें डिगबोई तेल क्षेत्र है, डिगबोई है, सुरमा नदी घाटी क्षेत्र है, फिर नाहरकटिया तेल क्षेत्र है, हुजरीजन मोरिन तेल क्षेत्र है, रुद्रसागर लकवा क्षेत्र है। हम कॉपी पर आपको क्रमवार लिख करके भेजेंगे, आप यहाँ सुन करके ध्यान में बनाए रखिए कि डिगबोई तेल क्षेत्र यह स्वतंत्रता से पहले का जो है तेल कुआं है डिगबोई, जो असम का है। तो असम में कौन कौन है? डिगबोई है, सुरमा नदी घाटी क्षेत्र है, नाहरकटिया तेल क्षेत्र है, हुजरीजन मोरिन तेल क्षेत्र है, रुद्रसागर है, लकवा तेल क्षेत्र है। वहीं गुजरात में आपका अंकलेश्वर है, खंभात है और अहमदाबाद कलोल तेल क्षेत्र है, ये गुजरात में पाए जाते हैं तेल क्षेत्र। फिर अपतटीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा खनिज तेल की प्राप्ति अपतटीय क्षेत्रों में की जाती है, यानी यह जो इसको तटीय क्षेत्र कहते हैं, अपतटीय यानी तटों से दूर, जैसे यह जो क्षेत्र है, जैसे मुंबई हाई है। फिर आपका बेसिन तेल क्षेत्र यानी सागर तटों से दूर जो पाए जाते हैं उन्हीं को जो है अपतटीय तेल क्षेत्र कहते हैं। इसमें आपका अलियाबेट तेल क्षेत्र अपतटीय क्षेत्रों में है। अलियाबेट तेल क्षेत्र जो है यह जो है खंभात की खाड़ी आती है, यहाँ खंभात की खाड़ी के पास जो है अलियाबेट है। दूसरा बॉम्बे हाई खनिज तेल है, जो उत्तर मुंबई से 176 किलोमीटर पश्चिमी अरब सागर, यहाँ से जो मुंबई है यहाँ मुंबई हाई आपका यहाँ है, यानी ये मुंबई के 176 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित जो है मुंबई हाई खनिज तेल क्षेत्र जो है भारत का सबसे ज़्यादा खनिज तेल का उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। यह देश का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है। दूसरा आपका है बेसिन तेल क्षेत्र, यह मुंबई हाई से दक्षिण में स्थित 3 हैं। अब तटीय क्षेत्रों में 3 हैं, अलियाबेट तेल क्षेत्र जो खंभात की खाड़ी के पास, बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र जो मुंबई से 176 किलोमीटर अरब सागर में स्थित है, फिर आपका बेसिन तेल क्षेत्र जो बॉम्बे हाई के दक्षिण में है। देखिए 3 है, ये आपका अलियाबेट, फिर ये जो क्षेत्र है ये मुंबई हाई है, और इसी के दक्षिण में जो है जो तीसरा आपका है ये है बेसिन तेल क्षेत्र। ये
तीन क्षेत्र जो है खनिज उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। और इन्हीं खनिज तेल भंडार के आसपास तेल शोधन शालाएँ भी विद्यमान हैं। ये तेल शोधन शालाएँ क्या करती हैं कि इन खनिज तेल जो कुओं से निकाले जाते हैं इनका शोधन करते हैं। बिना खनिज तेल का शोधन भी ये उपयोग में नहीं आ सकते। तो कुछ तेल शोधन शालाएँ हैं जिसमें जहाँ जितने ज़्यादा खनिज तेल के कुएँ हैं वहाँ उतने ही तेल शोधन शालाएँ हैं। हम कुछ तेल शोधन शालाओं का जिक्र कर रहे हैं। आपका असम राज्य में आपका डिगबोई यहाँ तेल शोधनशाला है। गुवाहाटी, फिर बोंगईगांव, नूनामती, नुमालीगढ़, ये 4 तेल शोधनशालाएँ हैं। यहाँ तेल कुएँ भी विद्यमान हैं। नाम से भी जैसे जो हमने नाम लिया यही जो है मानचित्र भरने के लिए आया है, जो है तेल कूप के बारे में अगर पूछता है। फिर विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में तेल कूप है। कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ तेल कूप नहीं है फिर भी वहाँ तेल का शोधन होता है। तो पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से उन स्थानों को जो है जो समुद्र तटीय किनारे हैं वहाँ पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से खनिज तेल वहाँ शोधनशाला तक आते हैं, वहाँ से शोधित किए जाते हैं। फिर जो है परिवहन के साधनों के द्वारा उपयोगी क्षेत्र तक तेल को पहुँचा दिया जाता है। फिर चेन्नई है, कावेरी है, ये तमिलनाडु में है तेल शोधनशाला। फिर हल्दिया है, पश्चिम बंगाल में है। बरौनी बिहार में है। देखिए बिहार में कोई तेल शोधनशाला है, तेल कुआं नहीं है लेकिन फिर भी है, यहाँ तेल शोधनशाला है। फिर आपका मंगलौर कर्नाटक में है। ट्राम्बे फर्स्ट एवं ट्राम्बे सेकंड ईयर तेल शोधनशाला महाराष्ट्र में है, ये भी तेल शोधनशाला है। फिर आपका कोयली गुजरात में, फिर अंकलेश्वर भी गुजरात में ही है। और केरल में आपका कोच्चि तेल शोधनशाला स्थित है। अब फिर आपका परमाणु खनिज है। जैसा कि जानते हैं परंपरागत साधन कोयला हुआ, पेट्रोलियम मैंने बताया, प्राकृतिक गैस है या परमाणु खनिज। परमाणु खनिज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऊर्जा की जाने की जो है इनसे बहुत बड़े पैमाने पर ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। यह जो परमाणु खनिज यूरेनियम है, थोरियम है, जिर्केनियम है, बेरिलियम है, ग्रेफाइट है, इसको परमाणु खनिज के नाम से जानते हैं। और यह यूरेनियम और थोरियम जो है झारखंड और राजस्थान राज्य में बहुतायत पाए जाते हैं। वहीं कुछ जो है कुछ मात्रा में थोरियम जो है केरल के मोनोजाइट रेत है उस रेत कणों में भी जो है यह थोरियम पाया जाता है। भारत में कुछ जो है कुछ परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने वाले क्षेत्र हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अप्सरा यह भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर था। इसके बाद आपका तारापुर ये महाराष्ट्र में है परमाणु ऊर्जा केंद्र। रावत भाटा ये राजस्थान में है कोटा के निकट। तीसरा काकरापारा ये गुजरात में है। चौथा कैगा ये आपका कर्नाटक में है। पांचवा कलपक्कम ये तमिलनाडु में है। और छठवां नरौरा जो बुलंदशहर है, ये बुलंदशहर जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये देश में 6 परमाणु संयंत्र जो है कार्य कर रहे हैं। आगे और तमाम नए जो परमाणु संयंत्रों का निर्माण किया जा रहा है। ये परमाणु ऊर्जा जो है भारत में इसकी पर्याप्त संभावनाएं हैं क्योंकि जो ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों में जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, खनिज तेल है, यह आप जानते हैं कि अनवीकरणीय संसाधन है। तो इनको बचाने के लिए हम परमाणु ऊर्जा पर अगर इससे हम उत्पादन करें तो अच्छी बात है। फिर आता है
ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन। ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन में आपका सौर ऊर्जा है। जानते हैं कि सौर से प्राप्त होने वाली ऊर्जा यह अक्षय ऊर्जा का साधन है। इसके लिए हमको किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना है, प्राकृतिक रूप से विद्यमान है। भारत उस कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ सौर ऊर्जा के विकास की पर्याप्त संभावनाएं विद्यमान है इस देश में। और ये जान लीजिए कि माधोपुर जो भुज के पास है, यह माधोपुर जो भुज के पास है, यहाँ सौर ऊर्जा का बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ है। इस देश का सबसे बड़ा जो है सोलर प्लांट है। फिर आपका पवन ऊर्जा है। जितने भी खाड़ी क्षेत्र आप देख रहे हो, समुद्र तटीय क्षेत्र पवन ऊर्जा के लिए खास कर जाने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पवन का दबाव ज़्यादा रहता है। तो तटीय क्षेत्र अधिक होने के कारण से पवन ऊर्जा के भी विकास की पर्याप्त संभावना है। और इसको भारत को पवन महाशक्ति के रूप में जाना जाता है कि अगर यहाँ पवन ऊर्जा का विकास की पर्याप्त संभावना है और अनुकूल परिस्थितियाँ भी हैं। केरल, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, यहाँ जो है पवन ऊर्जा के विकास की पर्याप्त संभावना है। फिर बायोगैस, जानते हैं कि जनसंख्या वाला देश है, यहाँ बड़े पैमाने पर जनसंख्या है और पशुओं की प्रधानता है। तो इन जीव जंतुओं के अवशिष्टों से हम जो है बायोगैस का उत्पादन कर सकते हैं। गाँव में देखिए गोबर प्लांट है, गोबर गैस प्लांट। इससे क्या होता है कि गोबर को एक टैंक में डालते हैं, उससे ईंधन प्राप्त होता है और वह जब निष्क्रिय हो जाता है, उसमें कोई ऊर्जा नहीं रह जाती, तो खाद के रूप में बदल जाता है, जो खेतों में इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर आपका ज्वारी ऊर्जा है। ज्वारी जितने भी खाड़ियाँ हैं, चाहे खंभात की खाड़ी हो, चाहे कच्छ की खाड़ी हो, चाहे मैदान की खाड़ी हो, चाहे, तो इन खाड़ियों में जो है ज्वारी ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। क्योंकि लहरों के माध्यम से जब लहरें सक्रिय क्षेत्रों में यहाँ बांध बना दिया जाता है, तो जब पानी हथौड़े मार के आता है, अंदर प्रवेश कर जाता है, बांध को ऊंचा कर देता है। लहर से जब डैम बना करके जल को रोक लेते हैं, फिर उसी डैम से पाइप के माध्यम से एक टरबाइन पर जो है गिराया जाता है जल, और उसके माध्यम से भी हम जो है टरबाइन को चला करके और विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। आपका देखिए संसाधनों का संरक्षण है। इसमें चाहे खनिज तेल हो, चाहे कोयला हो, चाहे आपका परमाणु ऊर्जा हो, सबको संरक्षण की ज़रूरत है, क्योंकि बिना संरक्षण के हम इनका समुचित उपयोग नहीं कर सकते। यह लेसन आज ही समाप्त हो रहा है। धन्यवाद।